बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैंने सब कुछ एयर बैग में भरकर लाकर खाली कर दिया। होटल वापस पहुंचकर हमने मिलकर सारे कागजात और डायरियां देखनी शुरू की और हम पर गुप्ता के भेद खुलते गए। गुप्ता भारतीय DMI, भारतीय जासूस एजेंसी जिसने मुझे दिल्ली में गिरफ्तार किया था, के पेरोल पर था और रॉयल प्लाजा और दूसरे होटलों में ठहरने वाले खलंडरे पाकिस्तानियों को शराब और औरतें मुहैया करके इन्हें अपने दाम में फंसाता और अपने कमरे में शराब और औरत की दावत देकर कमरे में लगे हुए खुफिया कैमरे से इनकी ऐसी हालत में तस्वीरें बनाता जिनके बायस वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जासूसी करने पर आमादा हो जाते। होटल में रजिस्ट्रेशन के वक्त इनके मुकम्मल नाम और पाकिस्तान में एड्रेस रजिस्टर में दर्ज होते, लिहाजा कोई पाकिस्तानी अगर जासूसी का वादा करके वापस चला जाता और मतलूबा काम ना करता तो गुप्ता अपने यानी DMI के एजेंटों के ज़रिए इसे धमकाता कि काम ना होने की सूरत में इसकी गैर इखलाकी तस्वीरें और जासूसी पर आमादा की गई आवाज़ की कैसेटें पाकिस्तानी जासूस एजेंसी और इसके ख़ानदान के अफराद को भेज देगा। पाकिस्तानी खौफज़दा होकर खुशी या मजबूरी से ये काम करता और एक ऐसे जाल में फंस जाता जिससे निकलना नामुमकिन होता। इन कैसेटों में ऐसी ही गुफ्तगू और 2 एल्बमों में इन्हीं की तस्वीरें थी। फोल्डर में DMI दिल्ली से मेरे फ़रार के बाद अखबारों में छपी तस्वीरें, मुंबई में बने मेरे तस्वीरी खाके, भारतीय हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद भारतीय तफ्तीशी टीम की रिपोर्ट जिसमें कर्नल मुजम्मल का नाम नुमाया था और गोखले के गिरोह के खात्मे में मेरा हाथ होने के मुताल्लिक़ रिपोर्ट थी। एक एल्बम और 2 कैसेटें सिर्फ रानी की गुप्ता के साथ बेहयाई की हदों को पार करती मुख्तलिफ जिनसी पोज़ों और ऐसी और या बातों के मुतल्लक थी जिन्हें तहरीर करना तो दरकनार, सोचते हुए भी मुझे शर्म आती है। एक कैसेट में रानी की ज़ुबानी अपने शौहर को हलाक करने के मुकम्मल प्लान और बकाया ज़िंदगी गुप्ता के साथ गुजारने और इसे शौहर की जायदाद से माकूल हिस्सा देने के मुतल्लक थी। इस रोज़ हमारा बाकी सारा वक्त ये कैसेटें सुनते गुजर गया। मैं हैरान था कि किस किस तरीके से भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के ही हाथों तबाह करने पर तुली हुई थी। आज भी जब हमारे सियासी बरसाती मेंढक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टराने लगते हैं तो मुझे यही ख्याल आता है कि इनकी इस बकवास के पीछे भारतीय सप्लाई की हुई दौलत, शराब और औरत का हाथ है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत के पाकिस्तान से दुश्मनी एक मुसलमा अमर है। पाकिस्तान में साबका वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा उम्र कैदी नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान का हमदर्द होता और पाकिस्तान के मफाद में काम करता तो इसकी बुज़दिली पर भारत में खुशियाँ मनाई जाती कि एक साहिब इक़्तिदार भारत दुश्मन पाकिस्तान से इनकी जान छूटी। लेकिन नवाज शरीफ की माजूली से सबसे ज़्यादा दुख भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी को हुआ, जिसका सबूत इसने न सिर्फ अपने कई बयानात बल्कि भारतीय फ़ौज को अलर्ट करके दिया, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के मफाद में काम कर रहा था। भारतीय अदाकार फ़िरोज़ खान की बहन दिलशाद बेगम को सारे पाकिस्तान में सिर्फ ये गंजा ही पसंद करता था, जो बार बार नवाज शरीफ को मिलने और राज उगलवाने और हदायत देने पाकिस्तान आ रही थी। भारत से शरीफ घराने के लगाव की ये हालत है कि पाकिस्तान में 60% अफराद को पीने का साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं, और नवाज शरीफ ने अपने अब्बा जी से की इजाज़त से अमृतसर के करीब अपने आबाई गांव जाती उमरा में LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 10 करोड़ रुपया
सिर्फ पानी की फराहमी के लिए भिजवाया था। मियाँ साहब, आप करोड़ों के बजाय अरबों रुपए भारत में अपने आबाई गांव पर सर्फ कर दें। इनकी निगाह में आप रहेंगे वही लोहार के लोहार ही, जो गांव में दांतरियों और हलों के फल बनाते थे। पाकिस्तान में आपको इज्जत मिली, दौलत मिली, 2 मरतबा इक़्तिदार मिला, लेकिन आप इसी मुल्क की जड़ें काटने लगे और अंजाम कार 5 बाई 9 फीट की कोठड़ी और दोबारा उम्र कैद की सज़ा मिली। अब भला अपने आबाई गांव जाती उम्रा के लोगों को कहें कि आपको छुड़वाएं। हुकूमत के रेफरेंस और अदालती सज़ाएं पूरी हो जाने के बाद अगर आप जिंदा बाहर आ गए तो एक और रेफरेंस आपके लिए तैयार होगा, और वो होगा पाकिस्तान की अवाम के गैज़ो गज़ब की कॉन्फ्रेंस, जिसका फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम ही करेगी और आपकी और आप जैसे दूसरे गरदारों की तिक्का बोटी कर देंगे। बेनज़ीर भुट्टो भी, जो खुद को बड़ी दलेर और नाडर समझती हैं, अब क्यों बीगी चुया की तरह मुल्क मुल्क भागती फिरती हैं। अगर ज़मीर साफ और किरदार बेदाग हो तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। क्यों नहीं पाकिस्तान आकर इल्ज़ामात और मुकदमात का सामना करती। शौहर तो पहले ही जेल में है, बेनज़ीर भी आकर शामिल हो जाए तो खूब गुजरेगी जो दोनों मिल बैठेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। कौम में जो उम्मीद पैदा हुई है वो आपकी सुस्त रवि के बायस खुदा नख्वास्ता नाउमीदी में न बदल जाए। बैरोक्रेट्स ने भी जिनकी पहले 5 उंगलियां घी में थीं, गुज़श्ता 12 अक्टूबर के बाद कौम को मायूस करने के लिए नादीदा ताकतों के इशारे पर महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया है। 12 अक्टूबर को कौम एक इनकलाब समझ रही है। इसे हकीकी इनकलाब का रंग और रूप ही दीजिए। मुल्क के अपने पैदा करदा प्याज, लहसुन, आलू और दीगर एशिया की कीमतें बढ़ाने का आखिर क्या जवाज़ है। जनरल साहब, गरदार कभी खम ठोक कर सामने नहीं आते, वो हमेशा छुप कर वार करते हैं। ऐसे छुपे हुए गरदारों को अगर आप इजाज़त दें तो हम सामने लाएं। ठोस सबूत हम देंगे, गिरफ्तार आप करें। अगर खुदा न ख्वास्ता कौम अब मायूस हुई तो टूट कर बिखर जाएगी। अगले रोज़ सुबह मैं रानी के दफ्तर में गया। इसने बड़ी बेजारी से मुझे बैठने का कहा और सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। हाथ में मजबूती से पकड़े एल्बम की तरफ झपटी। मैंने एल्बम वाला हाथ पीछे कर लिया और करख्तगी से बोला, आराम से अपनी सीट पर बैठी रहो, वरना ये एल्बम न सिर्फ तुम्हारे होटल के सारे स्टाफ को दिखाऊंगा बल्कि तुम्हारे शौहर को इस एल्बम के साथ 2 केसेटें भी बैंड करूंगा, जिसमें तुमने गुप्ता के साथ मिलकर इसे हलाक करने का प्लान बनाया था। रानी राज खुल जाने के खौफ से दहशतज़दा होकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई। पोज तो तुमने कमाल के बनाए हैं, मैंने एल्बम की मुख्तलिफ तस्वीरें देखते हुए कहा। मालूम होता है तुम्हारे जिस्म में हड्डी है ही नहीं। मेरी ये बात सुनते ही रानी ने मेरे पैर पकड़ लिए। आप दुनिया में जिसको भी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको इसकी सौगंध, मेरे राज को राज ही रहने दें और ऐसे सरदार जी तक ना पहुंचाएं। रानी ने रोते हुए कहा, अच्छा, लेकिन तुम्हें भी मेरी चंद शराइत माननी होंगी। मेरे जवाब पर रानी बोली, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। रानी अपने हथियार डाल चुकी थी। मैंने रानी को कहा, पूरी और दोनों भारतीय फौजियों की हलाकत को भारतीय सफारतखाने ठंडे शरबत के घूंट समझकर नहीं पी गया और ना ही गुप्ते की गुमशुदगी पर इनका कोई रद्द अमल नहीं होगा। भारतीय सफारतखाने ने अब तक जो कार्रवाई की है इसकी गुप्ते को पूरी खबर थी, जिसे इसने तुम्हें भी यकीनन बताया है। मुझे इसकी मुफस्सल रिपोर्ट चाहिए और हमारी यहाँ मौजूदगी के दौरान वो जो कार्रवाई भी करे इसकी रिपोर्ट भी तुम मुझे दोगी। लेकिन मुझे सफारतखाने में होने वाली बातों का क्यों कर पता चल सकता है? रानी ने पूछा तो मैंने कहा,
अब तक तुम अपनी जवानी और हुस्न को अपने शौक को पूरा करने पर लुटाती रही हो। अब ज़रा भारतीय मिलिट्री अटैची नंबर 1, 2 और 3 को भी अपने हुस्न के जाल में फंसवाओ और इन्हें अलहदा रात के खाने और शराब की दावत दो। गुप्ते के कमरे में ही इनके साथ खुशगपियाँ करते हुए इन्हें टटोलो, वो यकीनन सब कुछ उगल देंगे। गुप्ता ने अपने कमरे में एक टेप रिकॉर्डर सामने मेज़ पर रखा हुआ है, जबकि दूसरा जो इंतहाई हसास है इसे बेड के नीचे फिट किया हुआ है, और मसनूई फूलों के गुलदान में एक पोशीदा माइक्रोफोन है जिससे कमरे में होने वाली सारी गुफ्तगू खुफिया टेप में रिकॉर्ड हो जाती है। खुफिया कमरे में दीवार पर लगी पेंटिंग में सुराख करके पेंटिंग के पीछे छुपाया गया ये कैमरा भी बहुत एहसास और आला आदतों वाला है और बग़ैर फ्लैश के बड़ी वाज़ह तस्वीरें उतारता है। देखो तुम्हारी तस्वीरें कितनी साफ़ आई हैं। तस्वीरें खींचने के लिए एक बटन बेड के सराहने की पिछली जानिब लगा हुआ है। कैमरा साफ बेड की तस्वीरें उतारने के लिए फिक्स किया हुआ है, क्योंकि इस कमरे में होने वाली हर बात का क्लासिक बेड पर ही होता है। तुम्हें इन तीनों की मतलूबा गुफ्तगू भी रिकॉर्ड करनी है और ख़ास पोज़ों की तस्वीरें भी उतारनी हैं। मैं दरअसल गुज़श्ता रात इमरान, मुजम्मल और कैसर के हमरा गुप्ता के कमरे में जाकर इन पोशीदा चीज़ों का सुराग लगाया था। रानी मेरा मुतालबा सुनकर सोच में पड़ गई तो मैंने इसे याद दिलाते हुए कहा, 3-4 दिनों में तुम हमारा काम करके आज़ाद हो जाओगी, और अगर तुम्हारी एल्बम और अपने शौहर को हलाक करने की केसट इस तक पहुंच गई तो तुम्हारा क्या हशर होगा, इसे तुम बखूबी जानती हो। एक बात का और इजाफा कर दूं कि अपने दुश्मनों को और राज जानने वालों को हम भी कभी नहीं जिंदा छोड़ते। मेरा एक आदमी वेटर की वर्दी में भारतीयों की मौजूदगी में तुम्हारी सर्विस करेगा और पी होल से हम कमरे के अंदर होने वाली तमाम बातें देख रहे होंगे। लिहाजा किसी किस्म की कोई चालाकी करने की हरगिज़ कोशिश न करना। रानी को अच्छी तरह से समझा बुझा कर और डरा समा कर मैंने इसे कहा वो आज रात के लिए सेक्रेटरी मिलिट्री अटैची को शब बसरी की दावत मेरे सामने दे। रानी ने कोई चारा ना देखते हुए ऑपरेटर को भारतीय सफारतखाने में सेकंड मिलिट्री अटैची से मिलाने का कहा और लाइन मिलने पर इसे इतने प्यार और मोहब्बत से दावत दी कि इसने आज रात 8 बजे आने का वादा कर दिया। दावत देते वक्त रानी के चेहरे पर बड़ी रौनक पैदा हो गई थी। इस किस्म की बदकुमाश औरतें बरतानिया की एक साबका मलका क्वीन मैरी की तरह हर रात एक नए मर्द से दिल बहलाने की शौकीन होती है। रानी के दफ्तर से उठकर मैं सीधा टेलीफोन ऑपरेटर के पास गया। यह खुनसा का आदमी था। मैंने इसे कहा कि रानी के हर आने और जाने वाली टेलीफोन कॉल को सुने और शाम को 7 बजे ड्यूटी ख़त्म होने पर मुझे मुकम्मल रिपोर्ट दे। इससे फारिग होकर मैं मुजम्मल को साथ लेकर इसके खुफिया होटल के करीब ही कैमरों की दुकान पर गया और एक अदद आला क्वालिटी का ऑटोमेटिक कैमरा इसकी और गुप्ता के कमरे के लिए हाई स्पीड फिल्में खरीदी। फिर गुप्ता के कमरे में जाकर इसके खुफिया कैमरे की नई फिल्में और टेप रिकॉर्डर पर नई कैसेट लगाई। रज़ी के लिए रानी से होटल के वेटर वाली वर्दी ली। गर्ज के हर तरह के कील कांटों से लैस होकर हम भारतीय सेकंड मिलिट्री अटैची के आमद का इंतज़ार करने लगे। मैंने तमाम साथियों को मुसल्ला रहने का कहा था कि अगर हमारे तयशुदा प्रोग्राम के दौरान कोई खिलाफ तवक्को नाखुशगवार सूरत पैदा हो जाए तो फिर हम अपने असले से काम लें। बैंकॉक से रवानगी के लिए हमारी तैयारियां अभी नामुकम्मल थी। मुझे खुनसा का बेचैनी से इंतज़ार था कि हमारे लिए सऊदी अरब के वीज़ों और नए शामिल होने वालों के लिए पासपोर्ट वगैरह बनवा दे। रवानगी में ताख़ीर को मैं इसलिए भी बेहतर समझता था कि मुझे अपने ग्रुप में अमली तौर पर नए शामिल होने वालों के मुताल्लिक यकीन हो जाए कि कहीं वो वाकई जज्बे के तहत तो इस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहे, और अगर ऐसी बात हो
تو وہ ہماری روانگی سے پہلے ہی دوبارہ سوچ پر ہم سے علیحدہ ہو جائیں۔ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے بھارتی اور گپتا کو ٹھکانے لگانے سے مجھے ان کی کارکردگی کو جانچنے کا بھی موقع ملا تھا، اور اب بھارتی ملٹری اٹیچیز سے دو دعات کر کے میں ان کی ذہنی حالت آئی کیو لیول کو بھی آزمانا چاہتا تھا۔ کرنل مزمل نے مجھے مشورہ دیا کہ رات کو بھارتی ملٹری اٹیچی کی آمد پر رانی کی نگرانی کے لیے اگر ہم سپنا کو بھی رانی کے ہمراہ گپتا کے کمرے میں بھیج دیں تو رانی کو یہ موقع نہیں مل سکے گا ہمارے بچھائے ہوئے جال کے متعلق کچھ بتا سکے۔ میں نے مزمل کو کہا کہ اپنی عورتوں کے ذریعے دشمنوں کو نرغے میں لینے کا فن بھارتی ذہنیت کی پستی کا مظہر ہے۔ ہم ایسی نیچ حرکت نہیں کریں گے۔ رانی ہماری نہیں، ان کی ساتھی ہے۔ یہ کام وہی کرے گی اور اپنی جان بچانے کے لیے پوری کوشش کرے گی کہ ملٹری اٹیچی کو اپنے دام میں پھنسا کر سب کچھ اگلوائے، کیونکہ تبھی اس کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ رات کے 7:30 رضی ہوٹل کے ویٹر کی وردی پہن کر گپتا کے کمرے میں جھاڑ پوچھ میں لگ گیا۔ رانی نے جیسے کہ میں نے اسے کہا تھا 2 مختلف اقسام کی شراب، بیئر گلاس، برف وغیرہ اس کے کمرے میں بھجوا دیے، اور خود بھی 7:45 سج دج کر اس کمرے میں آ بیٹھی۔ ملٹری اٹیچی کے آنے کا وقت میں نے اسے ٹیپ آن کرنے اور کیمرے سے تصویریں اتارنے کے خفیہ بٹن دکھا کر انہیں آپریٹ کرنے کا طریقہ کار بھی سمجھا دیا۔ سیکنڈ ملٹری اٹیچی تقریباً 8:15 آیا اور ریسیپشن سے اسے سیدھا گپتا کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا جٹ میجر تھا جو پہلے ہی نشے میں چور تھا۔ رانی نے اس کی بڑی خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور جام بار بار کر اسے دینے لگی۔ راضی نے بتایا جو ہر 10-15 منٹ بعد کسی نہ کسی بہانے کمرے میں جا رہا تھا۔ رانی خود بھی پینے والی تھی، لیکن بقول راضی اس نے خود جام بار بار کر چڑھانے کے بجائے چسکیاں سے پینے شروع کی۔ وہ جانتی تھی کہ ویٹر ہمارا آدمی ہے، لہذا اس کے سامنے ان کے متعلق بات کی جنہوں نے پوری اور 2 بھارتی فوجی افسروں کے علاوہ اس کے ہوٹل کے ویٹر کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ دروازے کے پی ہول سے جھانکنے کی ذمہ داری میں نے میجر عمران اور کیسر کے سپرد کی تھی۔ پی ہول سے اندر کا حال خاک نظر آتا تھا، اس کے آدھے سے نکال لیے تھے۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد عمران، کیسر اور رضی میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نگرانی چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ وہاں نگرانی کے لیے اب باقی کیا بچا ہے؟ کمرے کی بڑی بتیاں بجھا دی گئی ہیں اور رانی اور میجر پرساد دونوں بیڈ پر ہیں۔ میں نے کرنل مزمل کے کمرے میں سب کے لیے کھانا منگوایا اور کھانے کے بعد دیر تک آج رات کا موضوع زیر بحث رہا۔ اگلے روز دن چڑھے رانی نے مجھے فون کیا۔ وہ اپنے دفتر میں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کماش کی عورتیں اکثر 2 طرفہ چال چلتی ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ اپنے دفتر میں میرے ساتھ اپنی گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے اس نے کوئی خفیہ نظام کر رکھا ہو۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں گپتے کے دفتر میں اسے ملنے آ رہا ہوں۔ 10 منٹ بعد میں اور رانی تقریباً اکٹھے گپتے کے دفتر میں داخل ہوئے۔ رانی کے چہرے کا میک اپ اب چارٹ میجر کی درندگی کے نشانات چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ رانی نے مجھے بتایا کہ اس نے پوری کوشش اور بار بار تینوں بھارتیوں اور ہوٹل کے ویٹر کی ہلاکت کے موضوع پر بات کرنے پر مجبور کرنے کے باوجود میجر پرشاد سے اس کے سوا اور کچھ نہ اگلوا سکی کہ بھارتی سفیر اور فرسٹ ملٹری اٹیچی نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور اسے اس بارے میں کچھ علم نہیں کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ رانی نے یہ بتاتے ہوئے اچانک کہا، سوردھانے والوں کو تو آپ لوگوں پر ذرا شک نہیں کہ ان چاروں کے علاوہ گپتے کو بھی آپ لوگوں نے ہی ہلاک کیا ہے۔ آپ نے گپتے کی لاش کو بھی ایسا غائب کیا ہے کہ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پوری کے کمرے میں بھی آپ لوگوں نے اپنی شناخت کا کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا، اور وہ اب تیری لاش کا بھی
कोई निशान नहीं छोड़ेंगे।